कि बच्चे हमारे किस तरीके से परीक्षा में पेपर दें जिससे वो अधिक से अधिक, देखिए अधिक क्या है, वो 70 नंबर का हमारा पूर्णांक है, और अगर 70 नंबर के प्राप्तांक के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले पेपर का समय महत्वपूर्ण है। हम ये जान लें कितना समय है पेपर का। पेपर को 3 घंटे 15 मिनट आपको समय दिया जाता है। ये आपको दिया जाएगा समय 3 घंटे 15 मिनट। जो 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा वो पेपर को पढ़ने के लिए है, और जो 3 प्रश्न हमको मिल रहे हैं बेटा 3 घंटे, वो हमें मिल रहे हैं पेपर को हल करने के लिए। सबसे पहले 2 भागों में पेपर बढ़ जाएगा, खंड आ खंड वा। खंड आ 1 घंटे के लिए है, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है कि उसे 1 घंटे तक किया जाए। आप 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट जितना जल्दी कर सके कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो खंड बा है उसके लिए 2 घंटे निर्धारण किए गए हैं। तो अब हम पहले चर्चा करेंगे खंड आ की। खंड आ में है हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। याद रखना, इस परीक्षा में सबसे जो जरूरी पूर्णांक या प्राप्तांकों में हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो सकता है वो बहुविकल्पियों के द्वारा होगा, लेकिन नुकसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो 20 प्रश्न हैं सभी पेपरों के लिए, और अगर गलत हुए तो वो पूरा नंबर जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने 4 लाइन लिखी हैं तो हमको नंबर दे दे, वो नहीं देगा। वो 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन पे आप OMR सीट पे जिस पॉइंट पर आप गोला लगाएंगे, जैसे ABCD 4 गोले बने हैं, आपको लगा कि जैसे प्री प्रवास पुस्तक किसने लिखी, बाबू गुलाब राय, हरिवंश राय बच्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और कोई एक इनमें से कोई नहीं, तो प्री प्रवास जो पुस्तक लिखी गई वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की लिखी गई है। तीसरा नंबर सही है। तीसरे नंबर को हम लोग डाल देंगे, कहां पर डाल देंगे बच्चों? उस जो आपको 4 सर्कल मिलेंगे, ब्लू पेन या ब्लैक पेन के आप जिसको भी इस्तेमाल करते हो, उससे आप उस गोले को रंग देंगे। गोला, देखिए बहुत से बच्चे कहते हैं हम भर लेते हैं OMR, लेकिन बच्चों 20 नंबर की बात है, इसलिए ये धोखा OMR सीट के साथ नहीं करना है। पहली चीज, OMR सीट मोड़नी नहीं है, खराब नहीं करनी है, स्याही नहीं फैलानी है। और देखिए जैसे पहले वाले को हल करना है, 4 राउंड मिलेंगे आपको, 4 गोले। इन 4 गोलों में से मैंने कहा था जो प्री प्रवास है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, तो आप इस सर्कल को बहुत अच्छे से रंग देंगे। ये बेटा मैनुअल नहीं चेक होगी, ये ध्यान रखना। ये जो आपका OMR सीट है ये बेटा मैनुअल नहीं चेक होगी। अच्छा, मैनुअल में क्यों कह रहा हूं? मैनुअल में इसलिए कह रहा हूं, मैनुअल अगर चेक होती तो थोड़ा मानवता के नाते गोला बाहर अंदर देख लिया जाता, मशीन ये नहीं देखती। बहुत से बच्चे कहते हैं हमने बहुत अच्छा किया पेपर, लेकिन वो गोले नहीं सही भरे, तो कोई भी नंबर आपको नहीं दिला सकता, मशीन काफी चेक करेगी। उसके बाद वो कोई मैनुअली नहीं चेक होती है, मशीन से चेक होना है। तो बच्चों उस पर विशेष ध्यान दें, कहीं गलती ना होने पावे। अब बात ये आती है कि जो हमारे 20 बहुविकल्पी हैं वो किस पर आधारित होंगे। तो सबसे पहले आप लोग जान लें कि हमारे जो 20 बहुविकल्पी हैं उसमें जो शुरू के 1 से 5 नंबर तक हैं, प्रारंभ के 1 से 5 नंबर वो हिंदी गद्य साहित्य से आएंगे। अरे गद्य साहित्य समझते हो कि नहीं समझते हो? हिंदी गद्य साहित्य अपना भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, आधुनिक युग, ये जितने भी हमारे युग है ना, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर, ये सब हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। चलिए, किसी को नई चीजें लगती हो या कई बच्चों ने हमारे तैयारी ना की हो, अब बच्चों तैयारी करने का समय पूरा है। मैं मानता हूं कि चलिए जो पीछे से आप तैयार करके नहीं आए, लेकिन हाँ अगर आपने आज तैयारी प्रारंभ कर दी तो विश्वास मानिए निश्चित रूप से आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। अच्छे नंबर पाने का अधिकार हम सभी बच्चों को है। चलिए 1 से 5 हो गया हिंदी गद्य साहित्य, और 5 से 10 नंबर जो है, यानी 5 से 10 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो हिंदी पद्य साहित्य के आएंगे, इतिहास के। जो भी हमें जहां से इतिहास मिल सके। अब हमको बात यह आती है कि हमको इतिहास मिलेगा प्रॉपर तरीके से कहां से? क्वेश्चन बैंक है, उसमें भी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपकी किताब है, उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और 1-2 प्रकाशन की किताबें ले लीजिए, उसमें पेपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमारे जो बच्चों हमने जाना, ये जो हमारे 10 प्रश्न हैं, ये जो 10 प्रश्न हैं ये हमारे
1 से 5 हिंदी गद्य साहित्य और 5 से 10 बच्चों हमारे हिंदी पद्य साहित्य से आएंगे। अब बात आती है कि इसके बाद के जो हमारे प्रश्न हैं वो कहां कहां से आएंगे। ध्यान से देखिए, इसके बाद के प्रश्न हमारे कहां कहां से आएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, इसके बाद का एक क्वेश्चन हमारा आएगा रस। रस आपको पढ़ाया गया है। देखिए, जो पहले पेपर होता था उसमें रस आते थे, करुण रस है, जैसे हास रस है, तो परिभाषा लिखने को आती थी। परिभाषा बच्चे नहीं याद कर पाते थे, गलत होता। अब मौका है, अगर बहुविकल्पी में देखिए जैसे करुण रस आया, तो करुण रस में मणिखोए भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये श्रवण कुमार की माता जी का कथन है। तो अगर आपको उसमें व्याकुलता, शोक, रोना, रुदन ये सब मिलता है तो आप समझ जाना कि ये हमारा करुण रस है। बात ये आती है कि अब हास्य रस, तो हास्य रस में हम लाइनों से ही पहचानेंगे कि हास्य है कि नहीं। जैसे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। ये हमारा हास्य रस के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां विंध्याचल पर्वत के जो ऋषि मुनि थे वो सोच रहे थे कि भगवान श्री राम सभी शिलाओं को अपना पैर लगा देंगे और सभी स्त्रियां बन जाएंगी और हमारे काम आसान हो जाएंगे, भोजन इत्यादि के, लकड़ी लाना। तो लाइन में ही अगर हास्य की पहचान हो रही है तो हास्य रस के अंतर्गत आएगा बच्चों, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब इसके बाद जो अगला बहुविकल्पी आएगा वो आपका अलंकार से आएगा। ध्यान दीजिए, अलंकार आपके कोर्स में उपमा है, उपमा अलंकार होगा, शायद रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार है तो इसमें मनु मानो जन जानो ये सब आता है ना। सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलिमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। अभी से दोहराइए, अभी से मेहनत करिए, परिणाम हमारे पक्ष में होगा। ऐसा नहीं है कि बेटा हम पढ़ें और तैयार ना हो, संभव ही नहीं है, गारंटी है तैयार हो जाएगा। तीसरा जो बहुविकल्पी आएगा वो छंद से आएगा। आपके कोर्स में शायद दोहा है, सोठा, रोला, चौपाई, जो भी आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। छंद के बाद अगला आपका आएगा उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग वो होता है जो किसी शब्द में पहले जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए उप है, उप से बनाने हैं वाक्य, एक तो आपका उपसर्ग ही हो गया, एक हो गया उपहार, एक हो गया उपहास, किसी दूसरे का मजाक उड़ाना, ये हो गया हमारा उपहास। अब अगला आता है हमारा पांचवा नंबर। पांचवा नंबर है बेटा प्रत्यय। फिर ध्यान दीजिए, प्रत्यय क्या है? देखिए, प्रत्यय बाद में लगता है। प्रत्यय जो है बाद में लगता है। किसी भी शब्द को बनाने के लिए अगर हम उसका बाद में उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारा प्रत्यय कहलाएगा। अगला नंबर है समास, छठवां है समास। आपको पता है कि समास में हम जो तत्पुरुष है, कर्मधारय और जो भी समास आपके कोर्स में, जैसे द्विगु समास आएगा तो द्विगु समास पहचान आसान है। द्विगु समास में संख्यावाची द्विगु होता है, उसमें संख्या होती है, चौराहा, त्रैमास, जो भी आएगा, दशानन, उसमें 10 सिर होते उसके। तो पहचान है, अगर वहां पर हमारा किसी भी प्रकार से नंबर आपको प्रदर्शित हो गया तो आप जान जाना कि वो हमारा समास में द्विगु है। आपके सिलेबस में जो भी समास है उनको अच्छे से तैयार करिए। अगला प्रश्न है तद्भव तत्सम। 7 नंबर जो आएगा वो तद्भव तत्सम से आएगा। और इसके बाद है आपका 8 नंबर। 8 नंबर आपका आएगा संधि, जो भी आपके संधि है, यड़ संधि है और वृद्धि संधि, जो भी आपके सिलेबस संधियां हो, मैं अलग से प्रदर्शित करके अच्छे से बता दे रहा हूं कि हमको 20 बहुविकल्पी जो हमारे आने हैं वो कहां से आने हैं। भ्रमित ना हो जाओ कि सब एक तरफ से तैयार करने लगो, बिल्कुल ऐसा किला तैयार कर लो जो खुद ना भेद पाओ। तो कहां से आने, ये क्लियर बता देगा कि कहां से 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमारे आने हैं। और आखिरी के 2 नंबर जो बचे उसमें हमारा आता है शब्द रूप और एक हमारा आता है धातु रूप। देखिए, शब्द रूप जैसे है
किसी के भी याद कर लीजिए, फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलभ्याम फलई फलाय फलभ्याम फलेभ्या फलात फलभ्याम फलेभ्या फल से फलियो फलानाम फले फलियो फलेस करके ये हमारे शब्द रूप हो गए। अब बारी आती है हमारे धातु रूप की। धातु रूप में आपको पता है 5 लकारें होती हैं, सबको बताया गया है। देखिए धातु रूप की 5 लकारें कौन सी हैं? पहली लट लकार है, लट लकार। दूसरी लोट लकार है, तीसरी लंग लकार है, और चौथी हमारी विधिलिंग लकार है, और सबसे लास्ट जो हमारी लकार है वो हमारी लकार है लिट लकार, लिरिट लकार, लिरिट लकार। याद रखना ये वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल होती है, ये अज्ञार्थक है, ये भूतकाल, ये चाहिए के अर्थ में। और जो लिट लकार होती है वो आपकी प्रयोग होती है भविष्य काल के लिए। लट लकार में रूप चलते हैं पठत पठता पठंती पठत पठता पठत पठाम पठा पठाम, सबको पता है। लोट लकार के पठत पठताम पठन पठ पठतम पठ पठानी पठाओ पठाम। विधिलिंग में पठे पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठे पठेयम पठ्यो पठेम। और लिट लकार में पठिष्यति पठिस्ताः पठिष्यन्ति पठिष्यति पठिस्ता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। और लंग लकार में अपठत अपठताम अपठन अपठाः अपठतम अपठत अपठम अपठाओ अपठाम। देखिए बहुत अच्छे से अगर तैयारी की जाए तो गारंटी है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब खंड आ कंप्लीट हो गया। एक बात जान लीजिए, जब तक विकल्प वो आपको निश्चित ना लगे कि ये गोला सही है, ये गोला हम भर दें, कंफर्म ना लगे तो गोले पे भरना नहीं। अगर गोला भर गया तो कट के दोबारा नहीं बनेगा, काटा तो भी नंबर जाएगा। 2 गोले भरे तब भी नंबर जाएगा, 3 गोले भरे। ऐसा नहीं कि तुम्हारा सही वाला चेक कर लेगा, तुम अकेले होशियार नहीं हो, वहां मशीन चेक करेगी, खिलवाड़ नहीं है। एक ही गोला भरना होगा, 3 गोले नहीं भरने, एक ही गोला भरिए, उसी से हमारी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। और 20 प्रश्नों के लिए बता दिया गया, 5 आपको गद्य इतिहास, 5 पद्य इतिहास, और अलग से 10 प्रश्न जो ग्रामर पोर्शन से आने हैं वो भी आपको बता दिया गया है। अच्छे से तैयारी करिए और बहुविकल्पी प्रश्नों पे विशेष रूप से लग जाइए। अब बारी आती है खंड बा की। इसमें आपको मिलेगा पैराग्राफ, संदर्भ। देखिए उसमें 2 पैराग्राफ मिलेंगे, 2 पैराग्राफ के अंदर 3-3 प्रश्न होंगे। जरा ध्यान से बच्चों समझ लीजिए। देखिए अगर आपको अच्छे से करने का मेथड पता है, कॉपी सही तरीके से लिखी गई, तो ये गारंटी है आपके लिए कि अगर आपको थोड़ा कम भी आता होगा तो आपके लिखने के तरीके से वो चीज मैनेज हो जाएगी। आप ऐसा मत समझिए कि कोई कमजोर बच्चा हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में टॉप नहीं कर सकता। मैंने खुद किया है, मेरा टेस्ट में और हाफ ईयरली में, यहाँ तक कि प्री बोर्ड तक 9th और 10th ही पोजीशन आई है, और हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में मैंने टॉप किया है। तो ये असंभव नहीं है, ये बात जान लीजिए, ये संभव है, हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें, थोड़ा सपोर्ट गार्जियन का मिल जाए तो अच्छे से हो सकता है। देखिए पैराग्राफ में 2, मैंने कहा ना 2 पैराग्राफ मिलेंगे, 2 पैराग्राफ में आपको 3-3 प्रश्न मिलेंगे। पहला चुनाव ये करना है, कोई काम जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में केवल सब गलत ही होता है? क्या करना है, और ज्यादा अपने ये जो अड़ोसी पड़ोसी हैं इन पे भरोसा न करना कि ये हमारे मतलब जो है थोड़ा व्यवस्था बना देंगे, सब गलत बातें हैं। अपने पर भरोसा रखिए, अपनी तैयारी पर रखिए। 3 प्रश्न में जो पहला प्रश्न आता है फिक्स है, आप जो पैराग्राफ चुनेंगे, आपको जिस पैराग्राफ की जानकारी हो, और जानकारी किस बात की, कहां से लिया गया है, उसमें पाठ का नाम क्या है, सबसे पहला पॉइंट है। और जो दूसरा पॉइंट है कि उसके लेखक का नाम है, क्या होगा। तो आप लोग अभी पहले एक तैयारी कर लीजिए कि जो कॉपियों में, किताबों में जो पाठ के नाम और लेखक के नाम दिए हुए हैं वो पहले लर्न कर लीजिए अच्छे से। पाठ के नाम और लेखक के नाम लर्न कर लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लीजिए हिंदी गद्य वाले हिस्से से कोई पैराग्राफ आया, अब आपको पाठ का नाम पता है, लेखक का नहीं पता, लेखक का पता है तो पाठ का नहीं पता, तो मान लीजिए इन दोनों में से कोई गलत हो गया, तो फिर आपका जो प्रभाव है वो एग्जामिनर पर अच्छा नहीं बनेगा। एग्जामिनर तो ये सोचेगा अरे इसको तो पाठ का नाम लेखक का नाम नहीं पता। सारा खेल प्रभाव का है। अगर उसकी कलम एक धारा में, फ्लो में अगर वो टिक करता रहा तो बढ़िया नंबर दे देगा, फर्स्ट क्लास नंबर। चलिए पहला क्वेश्चन जो आएगा कि संदर्भ सहित
जो है हम मतलब आप इसको संदर्भ लिखिए, इसका संदर्भ लिखना है। देखिए संदर्भ बहुत सिंपल है, एक बहुत सिंपल संदर्भ होता है। अगर गद्य है तो आप लेखक लिखिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसको गड़बड़ी ना करिएगा कि जब हमें संदर्भ लिखना होगा ये डालिएगा संदर्भ। याद रखना कि संदर्भ में अगर गद्य है तो हम लेखक का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पद्य में लिख रहे हैं तो फिर रचयिता का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया मेन पॉइंट। अब दूसरी बात ये आती है कि संदर्भ लिखा कैसे जाए। बहुत विभिन्न प्रकार के संदर्भ हैं। एक तो सिंपल संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, किताब का नाम काले पेन से अच्छे से लिखना। सुलेख जरूरी है, जिस पेन का इस्तेमाल करने वाले हो उसका अभी से करो ताकि बोर्ड तक हाथ सेट हो जाए उस पेन पर। और इसके लेखक का नाम ये है, तो इसमें ये साधारण संदर्भ है। एक संदर्भ और है, आपको मजाक लगेगा, हमने यही इस्तेमाल किया था, अच्छे नंबर भी मिले हैं। देखिए जैसे दुनिया लिख रही है वैसे आप भी लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाले, ये बात जान लो, कोई नंबर नहीं मिलने वाले। जैसे सबको मिलेंगे तुमको मिलेंगे। एक्स्ट्रा में हमें कुछ करके देना होगा। जैसे देखते हो ना शादी बारात में जब कोई बहुत बढ़िया सज के आता है तो देखते हैं हाँ भैया बहुत बढ़िया सज के, ऐसा मतलब हमको लगता है कि बहुत अच्छा सज के आए हैं, फिर हम अपने आप को निहारते हैं कि हम अच्छा नहीं सज के आए। तो काफी सजी सजाई होनी चाहिए। देखिए वो मेन जरूरी चीज है। संदर्भ हमें क्या लिखना है, ये मेरा संदर्भ था जब मैंने लिखा था कि प्रस्तुत ललित ललाम सार गर्भित सरिता की भांति थिरकती हुई पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, पुस्तक का नाम काले पेन से कोलन डैश लगा देना ऐसे करके कि पुस्तक का नाम ऐसे से ली गई हैं, और इसके लेखक हिंदी साहित्य को प्रकाशमय करने वाले। अगर गद्य है तो आप इस्तेमाल लेखक का करिएगा, और अगर पद्य है तो आप इस्तेमाल करिएगा रचयिता का। तो कर लेंगे ना, सिंपल सी बात है। देखिए वीडियो में कहीं कोई अगर दिक्कत आती हो, कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका या तो पर्सनली कोई वीडियो बना करके आपको भेज दूंगा, मैं आपकी शंका का निवारण कर दूंगा। और देखिए प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो फॉलो करें, दूसरों को भी फॉलो करवा लें, और शेयर जरूर करें क्योंकि इससे बहुत से बच्चों का भला होगा। शेयर जरूर करें। मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञानार्जन सेवा संस्थान, उसमें पढ़ाई के प्राइमरी, अपर प्राइमरी, कक्षा 9, 10 के सभी वीडियो डाले जा रहे हैं, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। और इंस्टाग्राम में भी इसी पढ़ाई के ही वीडियो डाले जाते हैं। तो जिस भी आप सोशल मीडिया ऐप को चलाते हो, फॉलो करते हो, उसे आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी आलोक कुमार तिवारी के ही नाम से है। चलिए आगे देखिए। तो हिंदी में हमारा संदर्भ हो गया। तो संदर्भ में आपने मुख्य बातें देखी कि पाठ का नाम, लेखक का नाम जरूरी है, तो जो अभी से आप लोग लर्न कर लीजिए। दूसरा आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ज्यादा मत लिखने चक्कर रखना, ऐसा ना होता लगा व्याख्या एक ही लाइन की होगी। जो लाइन अंडरलाइन होता है वो एक लाइन होता है। अब ये बताओ एक लाइन की व्याख्या कितनी कर दोगे भाई, कितनी व्याख्या कर दोगे? 10-15 लाइन कर दोगे क्या? 4 से 5 लाइन वो व्याख्या पर्याप्त है। एक लाइन की व्याख्या कितनी हो सकती है? 4 से 5 लाइन। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो आप लोग कर ही लोगे, वो उसी पैराग्राफ से ही रिलेटेड होता है, उसमें कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। अब बात ये आती है, इसी तरीके से आपको पद्यांश में मिलेगा करने के लिए, उसमें भी संदर्भ सहित अनुवाद और ये सब व्याख्या करके मिलेगा। संदर्भ में केवल ध्यान रखना है कि वो जो लेखक है वहां रचयिता का इस्तेमाल करना है। व्याख्या वैसे ही करोगे 4 से 5 लाइन। और जो आता है हमारा मेन पॉइंट, थर्ड क्वेश्चन, वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड होता है। तो उसमें अलंकार पूछ ले, अलंकार बता दो, ये बता दो, वो बता दो, तो आप लोग कर लोगे। देखिए तैयारी करते चलिए, अगर थोड़ी थोड़ी भी तैयारी हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलनी है, वो सफलता कहीं दूर नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि संदर्भ सहित अनुवाद, वो संस्कृत वाले जो पैराग्राफ आएंगे, देखिए 2 पैराग्राफ आने हैं संस्कृत में, गद्य के 2-2 आएंगे और पद्य के भी 2 आएंगे। ऐसा न करना कि पहली ही लाइन पढ़ी और लेके उड़ लिए, नहीं, पहली तक सोचा देखेंगे पहली लाइन को हमको आ रहा है ये हम अनुवाद कर लेना। पूरा पैराग्राफ ध्यान से पढ़िए, और जब देख लोगे इस पैराग्राफ का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं, और इसके पाठ का नाम पता हो, संदर्भ भी लिखना पड़ेगा, बिना पाठ के नाम तो काट देगा वो। पाठ का नाम कहां से निकाल के लाओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। जितने भी संस्कृत के पाठ है उनके पाठों के नाम लिख के देख लो, लिखने में ही गलती हो जाएगी, गलत हुआ तो नंबर नहीं मिलता किसी हालत में।
पेपर में घुसे, बढ़िया करके आए, बाहर निकलो, इतने नंबर आएंगे, वो किला पलट दिया पापा और टॉप कर रहे, लो वहाँ पास होने नंबर नहीं आ रहे, तो कहने से टॉप नहीं हो जाएगा। टॉप ऐसे हो जाओगे क्या? पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलिए अब बात हमारी आती है इसी तरह आपको पद्य में भी अनुवाद लिखने को आएगा। तो जो भी संस्कृत में आपको अनुवाद करना हो अच्छे से देख लेना, अच्छे से ये देख लेना कि इनमें से हम किसका अनुवाद करना चाहते हैं, तो कर देना, आराम से हो जाएगा। अब हमारी बात आती है कि अनुवाद हो गया, एक उसी संस्कृत वाले हिस्से से ही आएगा आपका कंठस्थ किया हुआ श्लोक। तो बहुत से बच्चे करते हैं, एक याद कर लेते हैं, दो याद कर लेते हैं। मेरी सलाह मानो 3 याद करो। पूछो क्यों? 2 उसी पेपर में ही आते हैं। अब मान लीजिए जो तुमने 2 याद किया, ऐसी किस्मत खराब भगवान ना करे तुम्हारी हो, लेकिन मान लो कि तुम्हारे ही 2 याद किए हुए वहां मैच कर गए, दोनों के दोनों, तब क्या करोगे? फिर तो फिर नकल एक सहारा बचता है, और कैमरा के अंदर परीक्षा होगी, नकल तो तुम रहने दो करने के लिए, ये नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो पैराग्राफ लिखने की बारी हमारी आएगी, श्लोक, तो आप 3 याद करिए, 2 मान लो पेपर में आ भी गए, तो अपना एक श्लोक हम आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बारी जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। पद्य में तुलसीदास, सूरदास, सुमित्रानंदन पंत। जीवन परिचय ये महत्वपूर्ण आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप अपना मन से कुछ याद करना चाहे कर ले। बात आती है तरीके में जीवन परिचय कितना लिखा जाए। देखिए जीवन परिचय 2 पेज, मैक्सिमम 2.5 पेज, इससे ज्यादा लिखोगे तो कहीं ना कहीं परीक्षा में कोई और प्रश्न का नुकसान होगा। ये बिल्कुल याद रखिए, पेपर छूटना अपराध है। क्यों? पता लगा सब किया, एक छोड़ दिया, तो जब एक छोड़ोगे ना तो उसका नंबर जो कटेगा वो अपराध में माना जाएगा। नुकसान हमारा उसी से होना है, याद रखिए। देखिए जीवन परिचय में सबसे पहले, जैसे मान लीजिए हमको तुलसीदास का जीवन परिचय लिखना है, तो सबसे पहले तुलसीदास के जीवन परिचय में अगर कोई कविता हमको आती हो छोटी सी, जैसे तुलसीदास के जीवन परिचय में है, पिता आत्मा राम द्विवेदी हुलसी जिनकी माता थी, राजापुर के कवि तुलसी थे जिनमें भक्ति राम की थी, ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर अधिकार जिसे था, ऐसा कलयुग में जन्मा दास भक्त तुलसी था। ठीक है, तो अच्छा लगे ताली वाली बजा दिया करो यार। हाँ, अच्छा देखिए, तो बहुत ही मेहनत से सब कुछ कंठस्थ होता है। अब ये बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो जैसे तुलसीदास हमने ऊपर डाला कॉपी पर, आप कहेंगे तो मैं बोर्ड परीक्षा की कॉपी भी पूरी लिख के इसमें डाल दूंगा, तैयार कर लेना अच्छे से। मुझे ये मैं चाहता हूं कि हर बच्चे के नंबर अच्छे आए। देखिए जो बच्चा तेज होता है उसको कोई सहारा दे ना दे कोई बात नहीं, कमजोर बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब ध्यान दीजिए सभी लोग, अब की बार मेरा लक्ष्य है कि सारे विषय में तैयारी अच्छी करवा करके हर हाल में हर बच्चे को 90% से ऊपर नंबर दिलाए जाए, ये पूरा प्रयास रहेगा। आप भी मेहनत करिए। चलिए याद रखिए कि रिजल्ट से अच्छे नंबर मिलेंगे, नंबर से नौकरी मिलेगी, नौकरी से ही नोट मिलेगा, और नोट से आप ऐश करेंगे, आप जानते हो। चलिए ध्यान दीजिए। इसके बाद तो ये लिख देना, जैसे सूरदास का लिखना पड़े कोई दोहा, तो सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, अब के कवि खद्दोत समझता करत प्रकाश, लिख देना बढ़िया सा। चलिए अब बात आती है कि अब हम क्या करेंगे। अब ये देखिए जीवन परिचय लिखते समय हम सबसे पहले इन हेडिंगों को इधर से ऐसे ऐसे को दोनों तरफ डालेंगे, इससे कॉपी भी भर जाती है और जानकारी भी। ये संक्षिप्त जीवन परिचय के अंतर्गत आता है। इसको आप लिखेंगे जीवन परिचय तुलसीदास, यहां पर उनका जन्म और मृत्यु लिख देना। ये आता है संक्षिप्त जीवन परिचय, आता है आपका संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में बेटा जन्म है, जन्म स्थान है, माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, पुत्री, शिक्षा, पुरस्कार, श्रेष्ठ रचना, भाषा, शैली, मृत्यु, मृत्यु स्थान। आप कहोगे सर जरूरी नहीं है कि तुलसीदास का देखिए जन्म मिल जाएगा, जन्म स्थान मिल जाएगा, पिता आत्माराम द्विवेदी हुलसी, गुरु पत्नी का नाम रत्नावली, गुरु का नाम तुलसीदास के नाराहर दास, पुत्र पुत्री मिल जाएगा, शिक्षा तो मान लो प्रारंभिक हो गई, पुरस्कार तुलसीदास को कोई पुरस्कार तो मिला नहीं था, श्रेष्ठ रचना रामचरितमानस हो गई, भाषा अवधि, शैली, मृत्यु, ये सब लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि मेन जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है।
मेन जीवन परिचय आप जब लिखेंगे तो सबसे पहले जीवन परिचय लिखेंगे, 4 या 3 लाइन लिख लेना। साहित्यिक आवलिक काव्यगत विशेषताएं क्यों पढ़ी है, ध्यान रखना जो गद्य का जीवन परिचय होगा वो साहित्यिक परिचय डाला जाएगा कि उनका साहित्य में क्या है, उन्होंने कैसे क्या रचनाएं की, क्या व्यवस्था रही। और काव्यगत विशेषताएं वो पद्य में डाली जाती है। भाषा है, भाषा तो पता ही है इनकी कौन सी रही है, जो भाषा रही हो 2-3 लाइन लिख देना। शैली, जो भी इनकी शैलियाँ हो लिख देना। रचनाएं, रचनाएं भी आप लोग जानते हो, रामचरितमानस है और रामलला नछहु है, रामाज्ञा प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी है। इस तरीके से 13 या 12 रचनाएं जितनी भी हैं लिख देना। और आखिरी है साहित्य में स्थान, तो इसी में उनकी मृत्यु और जो साहित्य में उनका स्थान बना, बहुत ही अच्छा स्थान रहा तुलसीदास जी का, तो वो हमें लिख देना है। इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरे कर लेंगे जीवन परिचय। 2 जीवन परिचय आपको लिखने हैं, 2.5 पेज ही रखना बेटा, ज़्यादा नहीं लिखना। बहुत से बच्चों की लिखाई भी धीरे होती है, घर पे खूब अच्छे से अभ्यास करें लिखाई के लिए। संस्कर्ष के प्रश्नोत्तर आएंगे, तो अगर आप शुरू के 5 पाठ ठीक से प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले प्रश्नों के उत्तर आप लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आखिरी में आएंगे निबंध, पहले निबंध आएगा और फिर आपका आएगा वो कथानक के वो नहीं पुस्तिका जो आती है मुक्तिदूत खंड काव्य के लिए। तो अभी कुछ लोगों के यहाँ कोई और चलती होगी, कुछ लोगों के यहाँ कोई और चलती होगी। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ चलती है मुक्तिदूत, ध्यान दीजिए मुक्तिदूत में करने को क्या रहेगा। मुक्तिदूत में एक तो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक या तो किसी कथानक का सर का जो है आपको सारांश लिखना होगा, एक पॉइंट तो ये है आपका, और एक नायक का चरित्र चित्रण आता है, नायक का चरित्र चित्रण आता है। ध्यान दो, नायक का चरित्र चित्रण में आप तो हेडिंगें जानते ही होंगे। जैसे मान लो मुक्तिदूत में महात्मा गांधी जी, हमारे गांधी जी का हमको लिखना है चरित्र चित्रण, ठीक, गांधी जी का। अब जैसे मान लीजिए वो ईश्वर को मानने वाले थे, आस्तिक थे, ये लिख सकते हैं। अहिंसा के पुजारी थे, तो अहिंसा के पुजारी थे और जातिवाद के विरोधी थे। तो उन्होंने कहा था ना कि मैं घृणा द्वेष की आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या खुद मर जाऊंगा या मार जाऊंगा, ऐसे करके था वो। और अहिंसा वाला तो सबको याद होना चाहिए, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 2 लाइन लिखी और 2 लाइन के नीचे अगर आप 2 लाइन का कोटेशन लिख देंगे तो जगह भी बच जाए, मतलब जो है जगह भी भर जाएगी। और बढ़िया काले पेन से कोटेशन लिखना, फर्स्ट क्लास नंबर मिलेगा बेटा। मेरी बात अक्षरशः मानते हुए अगर आप परीक्षा को देते हैं तो निश्चित रूप से कमजोर बच्चा 90% के ऊपर नंबर लाएगा, यह मैं गारंटी देता हूं, 100% लाएगा। चलिए अब बात आती है कि मान लीजिए जब ये और कोई भी करिएगा, चरित्र चित्रण भी आए तो 2 पेज का करना, और कथानक का सर का सारांश अगर तुम्हें करना हो तो तुम वो भी 2 ही पेज का करना। देखिए थोड़ा लिखिए लेकिन अच्छा लिखिए, ज्यादा लिखने में पेपर तो छूटेगा और ज्यादा लिखने में आप खराब भी लिखोगे, सुलेख भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है आपका निबंध। पहले बढ़िया निबंध आते थे, वो पर्यावरण और डाकिया और हमारा प्रमुख त्योहार और राष्ट्रीय नेता, आप थोड़ा टिपिकल बना के दे रहा है, ऐसा ना हो पता लगा कोरोना एक आ जाए लिखने के लिए। तो सब विषयों पर तैयारी रखनी है हमको। देखिए निबंध काव्य जो पहला पेज है, जैसे जो निबंध मान लीजिए हमको पर्यावरण के ऊपर लिखना, तो यहाँ हेडिंग डाल देना पर्यावरण, सबसे पहला काम। और ये हमारी है रूपरेखा, ये रूपरेखा है। तो रूपरेखा में पहली हेडिंग प्रस्तावना हो जाएगी। आप 1 पेज इसी को कुर्बान कर देना, 7 नंबर या 9 नंबर, जितने नंबर का है उतने पे लिखने प्रयास करना, और आखिरी में करना लास्ट में। जितना भी समय बचे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, सब निबंध पे लगा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रस्तावना, बाकी हेडिंग आप लिखिएगा, और लास्ट की हेडिंग आपकी हो जाएगी उपसंहार। देखिए ज्यादा से ज्यादा हेडिंग बनाइएगा। जब आप हेडिंग लिखते हो ना तो ऊपर 1 लाइन छूटती है, हेडिंग खत्म होने के बाद 1 लाइन छूटती है, तो 2 लाइन बचती हैं कम से कम।
मान लीजिए 4 हेडिंग एक पन्ने पे डाली तो 8 लाइन बच जाएगी, अब पूरा पेज भी भर जाएगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा। और किसी हेडिंग के लिए अगर कोटेशन पता हो अच्छे से कोटेशन पता हो तो कोटेशन लिख देना, आपका बढ़िया हो जाएगा। इस तरीके से अच्छा, निबंध को आखिरी में लिखने में क्या होगा, मान लीजिए पेपर में हमारा समय ज्यादा लग गया तो हो सकता है निबंध थोड़ा हमारा कम हो जाए, ना 7 पेज हो, 6 पेज हो, 5 पेज हो, तो 4 पेज आ जाए, 5 पेज आ जाए। हेडिंग ज्यादा डालना, मेहनत हेडिंग की है। तो फायदा ये होगा कि छूटेगा तो 2-3 पेज का हमारा ऐसे छूटेगा, वह पूरा नहीं छूटेगा। तो बढ़िया से 70 नंबर का परीक्षा में हम 70 नंबर लाने का प्रयास करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, माता पिता का नाम रोशन होगा। और जब परीक्षा हमारी हो जाए तो किसी को लड्डू खिलाने में हमें संकोच ना लगे, पता लगा नंबर कम है, और भैया खा लो लड्डू खा लो ना, तो मोहल्ले वाले जबरन आ देते हैं, खिलाओ यार तिवारी क्या नंबर आए। तो बेमन कहो, झूठ बोलना पड़ जाए यार, फर्जी भी इतने नंबर आए ना, तो ऐसा ना हो। अच्छे से नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई से ही सब कुछ है। ज्ञान बहुत जरूरी चीज है, ज्ञान ही वो उज्जवल प्रकाश है जो हमारे अंधकारपूर्ण जो भविष्य है उसे उज्जवल बना सकता है, जेले में ला सकता है। अन्य सभी विषयों के वीडियो इसी तरीके से बनाए जाएंगे और इस वीडियो को बहुत जरूरी है पूरा देखें, इसे जरूर से जरूर शेयर करें। आपका भविष्य, अन्य बच्चों का भविष्य भी पढ़ाई पर आधारित है। और अगर कोई अभिभावक देख रहा है पूरा वीडियो तो वो पक्का इसको शेयर करे और अपने बच्चों को दिखावे। कक्षा 9 से लेके इंटर सब तक काम करेगा, सब में जीवन परिचय, अनुवाद, संदर्भ सब कुछ आता है, थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज हो जाएगा। देखिए, मैं आलोक कुमार तिवारी और इसी बात से अपनी बात को समाप्त करता हूं। वीडियो शेयर करें, मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें और सभी मेरे प्यारे बच्चे हैं, मैं चाहता हूं सभी 90% से ऊपर नंबर लाएं। बच्चों, जब रिजल्ट अच्छा आता है ना तो माता पिता बहुत खुश होते हैं। हमारे यहाँ तो पिताजी ने पास होने के पहले लड्डू बांट दिए थे, ऐसा विश्वास था उनको कि ये नंबर अच्छे लाएगा। हमें तो घबराहट भी, ऐसा ना पता लगा नंबर ना है यार तो कल बेइज्जती हो जाए, लेकिन नहीं, भगवान की बहुत इच्छा रही। पूजा अर्चना में रहिए और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।